हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जो बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है वो बच्चा इस वीडियो को देखना ना भूले, क्योंकि ये वीडियो आपके सीटेट में कम से कम 3 से 4 अंक कराएगी। क्योंकि ये वीडियो है भाषा संबंधी, भाषा चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, कोई भी भाषा हो उससे संबंधित। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो सीटेट में मान के चलिए आपके 3 से 4 इवन 5 नंबर भी पक्के हैं। तो इस वीडियो में हम भाषा संबंधी जो भी बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो भी आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भाषा का अर्थ तथा भाषा की विशेषताएं। तो सबसे पहले भाषा का अर्थ अर्थात भाषा क्या है और भाषा की क्या विशेषताएं तथा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इस वीडियो में इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, भाषा का अर्थ क्या है। मानव मुख से निकलने वाले भाव, विचार, ध्वनि चिन्हों को प्रकट करना ही भाषा है। भाई मानव मुख है, उससे जब कोई विचार, ध्वनि, चिन्ह या कोई बात निकलती है वही भाषा है। मानव मुख से अर्थात उसकी कोई ज्ञान है, उसको कोई ज्ञान है, उसके कोई विचार हो निकलते हैं। दूसरे शब्दों में विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। हम जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही भाषा कहलाता है। ये सभी को पता है क्योंकि हम तीसरी क्लास से ये पढ़ते आए हैं। अब बात बढ़ती है आगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भी ये विद्वान हैं स्विट, इन्होंने बताया है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। कि जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं उनके द्वारा जब हम विचारों को प्रकट करते हैं वही भाषा है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भी भाषा के कितने रूप हैं। अगर हम भाषा के रूप की बात करते हैं तो भी मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक रूप जो है भाषा का सीटेट में जो पेपर आता है उसे पूछा जाता है कि भाषा के तीनों रूपों में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो प्राचीन रूप आ जाता है तो प्यारे बच्चों मौखिक भाषा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया अभी, भाषा का प्राचीनतम रूप मौखिक है, क्योंकि जो शब्द बोला गया है उसी के इशारे किए जाते हैं। जैसे फोन है या पानी पीना है, इसलिए पहले फोन शब्द प्रयोग हुआ और फिर वो उसके बाद उसका इशारा समझता है। अगर आ जाता लिखित रूप, तो लिखित रूप भाषा का अंतिम रूप है और ये भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। अभी ये भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, सांकेतिक, जब संकेत चिन्हों द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये सिंपल बात है। अब बढ़ते हैं आगे जी, यहाँ से शुरुआत होती है आपके सीटेट की कि भाषा की विशेषताएं या भाषा की प्रकृति, कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या भाषा का स्वभाव क्या है, यहाँ से पेपर में आएगा। देखिएगा, पहला है भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के द्वारा विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो हमारे अंदर नॉलेज है, जो हमको आता है, उसको हम भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। चाहे वो अपनी बात वैसे रखने के लिए, या हम जब परीक्षा में बैठते हैं लिखित रूप में या मौखिक रूप में हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है भाषा मानव की विशेषता या पहचान है। देखिएगा, इस संसार में, इतना बड़ा संसार है, इस संसार में किसी ना किसी मनुष्य की कोई ना कोई भाषा है। तो भाषा कोई भी मनुष्य कहीं का भी हो, उसकी भाषा उसकी पहचान है। उसकी भाषा से हम पहचान जाते हैं कि भी ये रशियन है, अमेरिकन है, इंग्लैंड वासी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, श्रीलंका वासी है या भारतीय है। अब भारत में भी जैसे 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो भारत की भी अलग अलग स्टेट वाइज हम उसकी भाषा से पहचान जाते हैं कि भी वो किस स्थान का है। तो मनुष्य की जो पहचान बनती है भाषा, और मनुष्य को जो कामयाबी दिलाती है भाषा, वो अपनी मातृभाषा में पहले पढ़ना प्रारंभ करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने गंतव्य, जो उसका जो टारगेट बना रखा है, जो उसने लक्ष्य बना रखा है, उस तक उसकी भाषा में ही स्टडी करते हुए आगे बढ़ता। तो मनुष्य की जीवन भर पहचान बना देती है भाषा। भाई तीसरा पॉइंट है भाषा और विचारों का गहरा संबंध है। देखिएगा, पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा, इसको लेके वो थोड़ा बोल रहे थे और अलग अलग विद्वानों दिए भी हैं कि भी भाषा और विचारों का गहरा संबंध है। देखिएगा, मनुष्य के मन में जो विचार आते हैं उनको बगैर भाषा के हम प्रकट नहीं कर सकते, बगैर भाषा के प्रकट नहीं कर सकते। भाषा के बगैर हम विचार सोच ही नहीं सकते। कुछ सोचोगे तो सोचेंगे यार मैं ये करूँगा, वो करूँगा, हम ये करेंगे। तो हम जो सोचते हैं वो भी भाषा में ही सोचते हैं। हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो भाषा में ही आते हैं और उनको भाषा के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। और विचारों के बगैर भाषा अधूरी है, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा विचारों को प्रकट करने का एक साधन है या माध्यम है। इसीलिए भाषा और विचारों का गहरा संबंध पूछा जाता है इसी टेट में। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित संपत्ति है।
देखिएगा भाई, एक होता है पैतृक संपत्ति अर्थात जो माता पिता से मिलती है, एक होता अर्जित संपत्ति जिसको हम ग्रहण करते हैं, कहीं से भी सीखते हैं। तो यूं कह रहा है कि भाषा, स्किनर कहते हैं अनुकरण, तो भाषा अनुकरण द्वारा ग्रहण की जाती है। अब देखिएगा कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जिसके माता पिता कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका बच्चा अच्छा पढ़ लेता है, तो जरूरी नहीं कि भी जिसके माता पिता पढ़े हैं और वह उन्हीं का बच्चा पढ़ेगा। इसलिए भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति ना होके अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा कोई भी सीख सकता है, मेहनत करके कोई भी इसका अनुकरण करके, नकल करके कोई भी सीख सकता है। जरूरी नहीं कि भी जिसके माता पिता पढ़े हैं वही बच्चा विद्वान बने। तो प्यारे बच्चों, भाषा अनुकरण द्वारा ग्रहण की जाने वाली संपत्ति है, दौलत है, पैतृक संपत्ति नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट कह रहा है भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। इसी का एक्सप्लेन कर रहा है कि भाषा जो है पैतृक नहीं, यानी कि जिसके माता पिता पढ़े हुए इन्हीं को मिलेगी, इसी का एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा क्या है। अगला पॉइंट है बेटा, ये पेपर में डेफिनेट आएगा सीटेट में, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी। मनुष्य के विकास का मूल आधार भाषा ही है। अच्छा पॉइंट है, दमदार है। मनुष्य के विकास का मूल आधार भाषा ही है। बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। ये चारों जो भाषाई कौशल हैं वो उसके जीवन में उसको आगे बढ़ाते हैं। वो कुछ ना कुछ जीवन में करता है, या तो भाई वो क्या करता है, नौकरी करता है, या वो क्या करता है, या कोई भी वो अपना बिजनेस करता है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है, या फिर कोई भी कहीं पर भी मजदूरी वगैरह है, कोई हाथ का कोई भी काम करता है। बगैर भाषा के वो संभव नहीं है। भाषा के जरिए ही, जैसे माता पिता कहते हैं भाई अच्छा खाओ, अच्छा ओढ़ो पहनो, अच्छा काम करो, तो भाषा के जरिए वो विचार हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। और सारा जो जीवन का जो खेल है वो सारा का सारा भाषा पर ही है। कहते हैं ना कि जी बोलने वाले की तो घटिया वस्तु बिक जाती है और जो नहीं बोलता उसकी अच्छी वस्तु भी रह जाती है। तो यही कारण है कि जो भाषा है, भाषा मनुष्य के जीवन रूपी विकास को निरंतर गति देती है या आगे बढ़ाती है। भाषा के बगैर ये संभव नहीं है। अब कोई मान के चलिएगा किसी ने प्रेजेंटेशन अच्छी की, किसी शिक्षक ने सेमिनार में, तो वो भाषा के कारण उसका बोलने का तरीका अच्छा था, बोलने की कला अच्छी थी, इसलिए सब इससे सेटिस्फाई हो गए। क्योंकि वाचन कौशल बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके जीवन को आगे बढ़ाने में। और वाचन कौशल किसका रूप है? भाषा का रूप है भाई। बढ़ते हैं आगे। भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है। देखिएगा जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो भाषा उस समय के साथ साथ चलती है, अर्थात भाषा रुकती नहीं। भाषा क्या है? भाषा गतिशील है। भाषा निरंतर गतिशील है, वो हमेशा चलती रहती है। और दूसरा परिवर्तनशील है, समय के अनुसार। देखिएगा पहले हमारे यहाँ क्या था, वैदिक संस्कृत बोली जाती थी या वैदिक संस्कृत का प्रचलन था, अर्थात वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई। फिर लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण की रचना हुई भाई। उसके बाद फिर पाली आई जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश ग्रंथ हैं। फिर प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद क्या आई, फिर अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के बाद क्या आई भाई, अब हिंदी। तो हिंदी में अब देखिएगा हिंदी में क्या है, हिंदी में हिंदी के वाक्यों के बीच में हम इंग्लिश के शब्द इजीली डाल देते हैं। जैसे अब इजीली मैंने बोल दिया, हम जा रहे हैं बट जल्दी आ जाएंगे बट। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो भाषा भी आगे बढ़ती, उसका रूप आगे बढ़ता है और परिवर्तनशील बदलती जाती है। अनेक अलग अलग भाषाओं के शब्द उस भाषा में स्थान ले लेते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अरबी के शब्द भी हैं, तुर्की के शब्द भी हैं, उर्दू के शब्द भी हैं, पुर्तगाली के शब्द भी हैं, अंग्रेजी के शब्द भी हैं, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं। तो भाषा परिवर्तनशील भी है भाई। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है, भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा है। इस चीज को ध्यान से देखिए, कोई भी भाषा है ना उसकी अपनी भौगोलिक सीमा है। सपोज करो ये राज्य है, इस राज्य की ये सीमा है, ये इस राज्य की बाउंड्री है, बॉर्डर कह सकते हो, सीमा कह सकते हो या बाउंड्री कह सकते हो। तो ये राज्य अपने देश में तो जो राज्यों का बटन बांटा गया है, पहला जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश बना था। तो प्यारे बच्चों जो राज्यों का जो गठन किया गया, जो बांटा गया वो भाषा के आधार पर। तो प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है, वो उसी सीमा में बोली जाती है या प्रयोग की जाती है। जैसे चाइना की अपनी अलग भाषा है,
रशिया की अपनी अलग भाषा है, अमेरिका की, तो प्रत्येक भाषा का अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसी सीमा में उसी दायरे में रह के उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये भी भाई एक भाषा की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है, ये हो गया। भाषा का सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ाव होता है, बिल्कुल जुड़ाव होता है। एक बार इसको समझिएगा, पर मैं फिर बोल देता इस पॉइंट को। भाषा का सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ाव होता है। देखिएगा एक बार कैसे, देखिए एक पॉइंट है, इसने बोला है कि भाषा का वहाँ की जो सभ्यता है उस सभ्यता के साथ और वहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति के साथ जुड़ाव होता है, अर्थात वो जुड़ी रहती है भाई, जुड़ाव होता है। तो देखिएगा ये जुड़ाव कैसे होता है, एक बार देखते हैं प्यारे बच्चे। जुड़ाव ऐसे होता है, एक वाक्य है कि भाई साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण बोले तो आईना कह सकते हो, मिरर कह सकते हो, शीशा कह सकते हो आप। तो जो साहित्य है, साहित्य किस में लिखा जाएगा? भाषा में। साहित्य का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है जैसे कविता लिख दी, कहानी लिख दी, उपन्यास लिख दिया, ये नाटक, ये सारे के सारे साहित्य हैं। तो जहाँ का जो साहित्य लिखा जाता है वो उस समाज का दर्पण है, और समाज का हिस्सा है सभ्यता और संस्कृति। जिस समाज की जो सभ्यता है, जो संस्कृति, जो मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाजें हैं, जो प्रचलन है, जो त्योहार हैं, वो रचनाएं उसी को। जैसे आप कोई भी मूवी देखते हैं, हम कोई भी फिल्म देखते हैं, वो फिल्म उस समय की सभ्यता को, जैसे मान लो अपने देश में अलग अलग वो है, कोई धर्म पे बना देता, कोई जाति बना देता, कोई खेल पे बना देता है। तो जिस देश की, जिस समाज की जैसी सभ्यता और संस्कृति है, उसको, उस देश की सभ्यता और संस्कृति को हम किसके द्वारा अभिव्यक्त करते हैं? भाषा के द्वारा। लिखित रूप में हम निबंध लिख के, और मौखिक रूप में हम बोलकर, जैसे एक्टिंग करके, नाटक के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, गानों के माध्यम से। तो ये जो गाने हम सुन रहे हैं वो सभ्यता के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो भाषा है उसके साथ जुड़ा होता है सभ्यता, संस्कृति, क्योंकि भाषा का जो काम है वो मुख्य काम यही है कि जहाँ की भी वो भाषा है वो अपने क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति के बारे में ही बखान करती है, क्योंकि साहित्य उस समाज को दिखाता है कि वहाँ का समाज कैसा है। बढ़ते हैं भाई आगे। अगला पॉइंट है कि भाई, अगला पॉइंट जो है अगले पेज पर है भाई, देखते हैं जी। अगला है भाई भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ये पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज्यादा पूछा जाता, आजकल इसका चलन है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब देखिएगा, टॉपिक को समझिए पहले। भाषा शिक्षण के सिद्धांत अर्थात आप भाषा जब टीचिंग करेंगे, अर्थात आप जब भाषा पढ़ाएंगे तो किन किन सिद्धांतों को, किन किन प्रिंसिपल को अपनाएंगे, अर्थात एज ए शिक्षक जब आप भाषा पढ़ाएंगे तो किन किन सिद्धांतों को अपनाया जाता है, कौन कौन से भाषा के प्रिंसिपल हैं, सबसे ज़्यादा आजकल इसी टॉपिक से पूछा जाता है। तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। और जी देखिए, स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत ये है कि भाई भाषा, एक तो प्यारे बच्चों भाषा ग्रहण की जाती है और एक भाषा अधिगम द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा जब ग्रहण की जाती है तो स्वाभाविकता, जैसे बड़ों का नकल करते करते, बड़ों का अनुकरण करते करते बच्चा सीखता है, तो भाषा स्वाभाविक, नेचुरल कह सकते हो इसको, या जैसे आना चाहिए भाषा वैसे ही आएगी। पहले बच्चा सुनेगा और उसके बाद फिर वो जब सुन लेगा किसी शब्द को, तभी उस शब्द को बोलेगा। याद रखना है कि भी जो शब्द हम सुन नहीं सकते उस शब्द को हम बोल नहीं सकते। तो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, और जब तक किसी शब्द को हम बोल नहीं सकते हम उस शब्द को पढ़ नहीं सकते। और प्यारे बच्चे, जब तक हम किसी शब्द को पढ़ नहीं सकते हम उस शब्द को लिख नहीं सकते, क्योंकि लिखने से पहले हम क्या करते हैं, उस शब्द को मनी मन पढ़ते हैं, मनी मन पढ़ते हैं। फिर हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हाथ को कमांड देता है और हाथ लिख डालता है। बढ़ते हैं भाई आगे। अगला पॉइंट जो भाषा शिक्षण का सिद्धांत, उसका अगला पॉइंट है प्रयत्न का सिद्धांत। तो भाषा जब आप शिक्षण कर रहे हैं तो एज ए टीचर आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रयत्न कीजिए। आप क्या करना, आपको कोशिश करते रहना है, कोशिश कह सकते हैं प्रैक्टिस। अर्थात भाषा
प्रयत्न से आती है, प्रैक्टिस से आती है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। तो प्यारे बच्चे, भाषा प्रयत्न का सिद्धांत कैसे है? देखिए, आप किसी शब्द को एक बार बोलो, उसके बाद उसको मत बोलो, भूल जाओगे। लगातार अगर उन शब्द का हम बोलकर या लिख कर अभ्यास करते हैं तो ना तो उन शब्दों की स्पेलिंग गलत होती, ना वो शब्द हम उनका उच्चारण गलत करते। तो लगातार भाषा प्रयत्न से आती है, तो हम बच्चों से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं, उनको अवसर दें। सीटेट में होता है ना, बच्चों को अवसर दिया जाए, उनको अवसर दें ताकि हमारी जो भाषा है वो अच्छे से बच्चा सीख पाए, वो भाषा शिक्षण हमारा सफल हो पाए। स्वतंत्रता का सिद्धांत, भाषा सीखते समय हमें बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना है। अगर बच्चा अपनी भाषा में, देखिएगा विद्वान जन ये कहते हैं, अपनी भाषा में अगर बच्चा कुछ बताना चाह रहा है तो उसको बताने दीजिएगा, क्योंकि विद्वान जन का ये मानना है कि क्लास 4 तक अर्थात चौथी क्लास तक बच्चा भाषा का जिस रूप में जैसे प्रयोग कर रहा है उसको करने दो, उसके बाद वो धीरे धीरे भाषा के शुद्ध रूप पर अर्थात मानक रूप पर आ जाएगा। तो बच्चा भाषा शुरू में मान लो प्रयोग कर आपको नहीं, गलत है, स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा। हाँ बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिए, बोलिए, बहुत अच्छा बोला, चाहे वो अच्छा ना बोले तब भी। तो बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा और भाषा जितना आप फ्रीडम में वो सीखेगा, मम्मा ने ये बोला, पापा ने ये बोला, पड़ोस में ये बोला, मैडम ने ऐसे बोला, तो स्वतंत्र होकर वो सीखता है और तभी मजा आता है। क्योंकि भाषा घुट के नहीं हम सिखा सकते भाषा को, क्योंकि भाषा के लिए जितना ज़्यादा परिवेश मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा, उतनी वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। रुचि का सिद्धांत, तो जब आप टीचिंग करेंगे, भाषा शिक्षण कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रुचि का सिद्धांत है, अर्थात भाषा पढ़ाते समय टॉपिक को आपको इंटरेस्ट बना के समझाना है। रुचि मतलब इंटरेस्ट, क्योंकि कई लोग जो है ना उसको बोरिंग मान लेते हैं। अब भाषा पढ़ाते समय में क्या करना है, बच्चे के अंदर रुचि जगानी है। रुचि कैसे जगेगी भाई? अच्छी कोई कविता सुना दी, उसके बाद कोई कहानी सुना दी, उसके बाद कविता सुना दी, कहानी सुना दी, कोई शेर सुना दिया या कोई चुटकुला सुना दिया, उससे बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। हाँ बेटे अब थोड़ी देर ना बुक में ध्यान लगाते हैं, अब थोड़ी देर इस चैप्टर को समझते हैं। तो इस तरह से अच्छे अच्छे हाव भाव के साथ अच्छे चुटकुलों, कहानी, कविता, मुहावरे, इनका प्रयोग करके, लोकोक्तियाँ प्रयोग करके हम अपनी भाषा टीचिंग को, हम अपनी भाषा शिक्षण को इफेक्टिव बना सकते हैं। जो रुचिकर होगा तो बच्चे इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ेंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत, देखिएगा भाषा शिक्षण जब आप कराएं तो क्रियाशीलता का मतलब बच्चे को यहाँ हमें क्या रखना है, बच्चे को यहाँ एक्टिव रखना है। अर्थात बच्चे को एक्टिव रखना है, इसका मतलब बच्चा यहाँ क्रिएटिविटी करे। क्रियाशीलता सिद्धांत, बच्चा रचनात्मक हो जाए। अब रचनात्मक कैसे होगा? अर्थात बच्चे से करवाएं कि भाई आप ये शब्द बोलो, इस शब्द को बोल के देखिए, बच्चा बोलेगा। उसके बाद इसको पढ़ के दिखाइए, इसको ऐसे बोल के दिखाइए, इसको लिख के दिखाइए, 2 संज्ञा शब्द छाटिए, 2 विशेषण शब्द बताइए इसमें समास कौन सा है, पुनरुक्त शब्द कौन से हैं। तो बच्चे से वो क्रियाएं करवाइए। ये बच्चे से अगर आप क्रियाएं कराएंगे तो भाषा शिक्षण में काफ़ी आसानी रहेगी और आप जिस उद्देश्य से उस भाषा को सिखा रहे हैं वो बच्चा बड़ा इजीली उसको सीख लेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, शुद्धता का सिद्धांत, इस चीज़ का ध्यान रखना। एज ए शिक्षक, एज ए टीचर अगर आप भाषा पढ़ा रहे हैं तो शुद्धता का सिद्धांत, एक तो सबसे पहले तो हमें शुद्ध बोलना है। अर्थात शुद्ध बोलने का मतलब है शुद्ध उच्चारण होना चाहिए भी शिक्षक का। उच्चारण, अगर शिक्षक उच्चारण गलत करेगा तो बच्चा उच्चारण अपने आप गलत कर देगा, क्योंकि वह जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा। एक तो शुद्ध उच्चारण हो, उसके बाद भी शुद्ध वर्तनी हो। अर्थात जब आप शब्द लिखें तो उसकी वर्तनी होता स्पेलिंग में शुद्धता हो। अगर आप अशुद्ध लिखोगे तो कई बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल डिट्टो नकल करते हैं, उतारते हैं बोर्ड से। तो भाषा पढ़ाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें शुद्धता हो, वो वर्तनी के रूप में भी, वो उच्चारण के रूप में भी। अर्थात टीचर को बच्चा बिल्कुल फॉलो करता है। 8वीं क्लास तक के बच्चे तो टीचर को अपना आइडल भी मानते हैं, भगवान तुल्य मानते हैं। तो हमें इन पॉइंट का ध्यान रखना है। कभी ये सोचो क्या फ़र्क पड़ता है, आधी दुनिया गलत लिखती है, अरे फर्क पड़ता है, बिल्कुल आपकी इमेज पे फर्क पड़ेगा। अगला पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। प्यारे बच्चे, जो व्यक्तिक जो शब्द आया है इसका मतलब होता है भिन्न। अब भिन्न
अर्थात आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 के 30 बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से अलग अलग हैं, अर्थात उनका IQ लेवल अलग अलग है, उनकी शारीरिक बनावट अलग अलग है, उनका जो फेस है वो अलग है, उनका रंग अलग है। तो इसी तरह से उनका बुद्धि। तो जब आप भाषा को पढ़ाएं तो ये ध्यान रखें कि कोई बच्चा आपकी क्लास में 100 IQ लेवल का बैठा हुआ है, उसके बाद कोई 120 का बैठा हुआ है, तो कोई 140 का। तो हमें पढ़ाते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रत्येक बच्चे को साथ में लेके चलना है। ऐसा ना हो कि भाई कुछ बच्चों का कुछ भी ना हो और कुछ बच्चों को लगे कि जी हमारा टाइम खराब हो रहा है, ऐसा नहीं। प्रत्येक, क्योंकि हमारी क्लास में कम से कम 3 तरह के बच्चे होंगे, इंटेलिजेंट, एवरेज और बिलो एवरेज। तो हमें भाषा शिक्षण करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रख के उसकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना है, उसको भी सीखने के करने के बराबर अवसर देने हैं, उसको भी क्रियात्मक बनाना है। भाई बढ़ते आगे, स्वयं संशोधन का सिद्धांत। देखिएगा ये अच्छा पॉइंट है स्वयं संशोधन का। एक तो इसमें आप अपने आप में भी संशोधन कीजिए, मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी जो टीचिंग है, आप जो शिक्षण कर रहे हैं, आपकी जो टीचिंग है, जैसे जैसे समय बीतेगा तो प्यारे बच्चे खुद में सुधार कीजिएगा। मान लो आप पहले व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग कर रहे थे, वो इफेक्टिव नहीं है, तो अगली बार प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कीजिए। तो स्वयं संशोधन आपको अपने अंदर की भी इसको ओरिजी अर्थात कोई कठिन शब्द है उसको टोटे टोटे करके, टुकड़े टुकड़े करके समझा दिए भी ये ऐसे बना, यूं नहीं। अगर पूरा बड़ा शब्द है, कठिन है, बच्चा नहीं समझ पा रहा और आप उस पर शब्द थोप रहे, नहीं। इसमें देखिएगा आप स्वयं संशोधन कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए कि जी ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, लेकिन बच्चे के लिए उस विषय को, उस टॉपिक को बिल्कुल आसान बना के प्रस्तुत कीजिएगा ताकि आपकी छवि जो है वो साफ सुथरी रहे। अनुकरण का सिद्धांत। तो अनुकरण का मतलब ये कह रहा है भी बच्चा जो है ना वो नकल से सीखता है। बच्चा क्या करता है? नकल से सीखता है। तो अनुकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा नकल से सीखता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या ध्यान रखना है? एक तो हमें शुद्ध बोलना है, उसके बाद शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना है, उसके बाद देखिएगा अनुकरण जो हाव भाव है। जैसे आप मानो नाट्य शिक्षण कर रहे हैं, तो नाट्य शिक्षण में जैसे विचारों का प्रयोग हो रहा है वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज के हाव भाव होने चाहिए। अर्थात उसी जोश की बात है तो जोश में कहो, क्रोध की है तो क्रोध में कहो, प्यार की है तो प्यार में कहिए। और प्यारे बच्चों अगर दुख की है तो दुख के भाव होने चाहिए। और इसी अनुकरण के साथ अगर आप शिक्षण करेंगे तो बच्चा इन विभिन्न शैलियों को समझेगा, क्योंकि वो देख रहा है और देखी हुई चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और फिर आगे वो अपने जीवन में इन्हीं को अपना लेगा, ग्रहण कर लेगा। और फिर कभी उसको मौका मिलेगा, आप क्लास में मौका देंगे, अवसर देंगे, तो बिल्कुल हूबहू ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल आपको फॉलो करता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सामंजस्य। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सामंजस्य रख के आपको टीचिंग करनी है। ये नहीं, कई शिक्षक क्या कर देते हैं कि भी क्लास में 5-6 बच्चों को ये अच्छे हैं, ये अच्छे, और क्लास कुछ नहीं है। तो प्रत्येक बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि देखिए हमें सीडी पे या साइकोलॉजी जेबीटी बीएड में इसीलिए पढ़ाई जाती है, डाइट में या फिर बीएड में, कि हम बच्चे के मन को समझे, कौन बच्चा कैसे सीखेगा, किस बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा है। तो शिक्षक का ये दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा सामंजस्य हो। यूं नहीं कि 4-5 बच्चों पर ध्यान दे लिया और तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं। तो प्रत्येक बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण तथा प्रेम पूर्वक व्यवहार रखते हुए उसके साथ अपनताओं की भावना से पढ़ाएं। उस बच्चे को लगे इससे बढ़िया कोई टीचर नहीं है, बिल्कुल मेरा भी ध्यान रखता है, मेरे से भी पूछा, मेरा नाम भी जानता है मेरा शिक्षक, नहीं तो ओए खड़ा हो तेरा नाम क्या है, ये तरीका नहीं है शिक्षक का। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना भी। आगे बढ़ते हैं, जीवन से संबंधित सिद्धांत। इसको IMP डाल लीजिएगा क्योंकि 2005 से लगातार पूछा जा रहा है। जीवन से संबंधित अर्थात रिलेट टू लाइफ, रिलेटेड या रिलेट टू लाइफ, अर्थात बच्चे को जब हम उदाहरण देंगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ा रहे उदाहरण दे रहे हैं, तो उसके जीवन से जोड़कर, उससे जीवन
से, उसके जीवन से उसको रिलेट करके, उसके जीवन से जोड़कर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी आसपास की वस्तुओं को, अपने समाज को, अपने जो आसपास का जो भी संस्कृति है, जो भी सभ्यता, वो अच्छे से उसको समझता है। अगर हम उसी भाषा में उसके आसपास का, उसके जीवन का एग्जाम्पल देंगे, वो तुरंत समझ जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये है भी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैं अगले एक और टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिएगा। अगर आपको हमारे टीचिंग अच्छी लगती है, हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और अपने मित्रों को बोल के सब्सक्राइब जरूर कराइएगा। जय हिंद।